के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए उससे लेकर के टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पर मैंने एक वोल्टेज एक वन तो आपके मल्टीमीटर ये प्रोब ये कोने पे मैं एक डायोड जब टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो 1800 माइक्रोफैराड है प्लस को प्लस की तरफ जो लेना है इस चीज को ध्यान है उसकी की नहीं। स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं हूं फैजान और आपके स्कैनकास्ट के साथ में। आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं जिसमें हम समझेंगे कि हमें हमारे क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए जब हम एक मल्टीमीटर को सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। चाहे व्हीकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्टिंग की बात हो, चाहे आपके कंट्रोल मॉड्यूल को टेस्ट करने की बात हो। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज प्रोब से लेकर के मल्टीमीटर के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए उससे लेकर के यहाँ पर मैंने कंपैरिजन भी किया हुआ है अलग अलग प्राइस के मल्टीमीटर्स के ऊपर में। वीडियो जरूर पूरा एंड तक देखना, ये आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज मैंने रेगुलरली देखा है टेक्नीशियंस जो है वो सादा 120 रुपीज वाला लेकर के काम करते रहते हैं, उसके अंदर में कुछ भी एक्यूरेटली पता नहीं चलता है। और ये प्रैक्टिस बहुत बुरी है जब आप फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हो गाड़ियों के ऊपर में, जिसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर पसंद आए तो आप प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों के साथ में भी, ताकि उनको भी पता चले कि क्या फीचर्स मल्टीमीटर में होने जरूरी होते हैं जब आप सेलेक्ट करते हो। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक करना, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो स्कैनकास्ट रेगुलरली डालते रहते हैं ताकि आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा सके, वो आप लोगों को भी रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि कौन हमारे मल्टीमीटर्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर 3 सेपरेट मल्टीमीटर मैंने रखे हुए हैं। एक आपका एंट्री लेवल है, 700 के आसपास में ये आता है। ये आपका उससे हायर रेंज है, 1500 के आसपास आता है। दोनों ही मैनुअल रेंजिंग के साथ में आते हैं, यानी इसमें आपको रेंज खुद सेलेक्ट करनी पड़ती है हर मोड के अंदर में। और वहीं आपका ये फ्लूक का है जिसके अंदर में आपको ऑटो रेंज मिलता है। अब फ्लूक के अलावा भी और मल्टीमीटर है जिसके अंदर आपको ऑटो रेंजिंग मिलती है। फिलहाल मेरे पास में ये है इसलिए मैं इस पे दिखा रहा हूँ, तो आपको ऑटो रेंजिंग का फीचर भी देखने के लिए मिल जाएगा। अब सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो मोड है हमारा जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा वोल्टेज डीसी। तो हमारा सारा वोल्टेज डीसी का काम जो है वो 20 वोल्ट पे होता है। जैसे आप देख सकते हैं 20 पे सेट किया, बट इस मल्टीमीटर में आपको कोई सेट करने की जरूरत नहीं है। आप डीसी वोल्टेज पे डायरेक्टली डालते हो और आपका काम हो जाएगा। अब टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पर मैंने एक 1.5 वोल्ट की बैटरी रखी है, तो इसके लिए मुझे रेंज कम करनी होगी, 2 वोल्ट्स पर सेट करना होगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये मल्टीमीटर से टेस्ट करके हर एक मल्टीमीटर से टेस्ट करके बताता हूँ रीडिंग क्या आती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 वोल्ट के अंदर में ये मल्टीमीटर मेरा रीडिंग नहीं बता पा रहा है। तो मुझे जब ये 1 दिखा रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 दिखा रहा है, यानी ये ओवर लिमिट है। 2 से ज्यादा है तो ये 1 दिखाता है। ये मल्टीमीटर्स के अंदर जब लिमिट के बाहर रीडिंग जाती है तो ये आपके OL दिखाते हैं, दोनों भी। OL का मतलब होता है ओपन लूप। अब यहाँ 20 में जब मैं चेक करूं तो यहाँ आपको रीडिंग देखने मिल रही है 2.18। अब 1.5 वोल्ट की बैटरी है, AAA बैटरी, और ये 2 वोल्ट्स के ऊपर दिखा रहा है। लेट्स सी ये कितना बताएंगे दोनों। तो यहाँ पर जब मैं चेक करता हूँ तो ये 1.5 वोल्ट्स दिखाता है, और इस मल्टीमीटर से जब चेक करता हूँ तो ये भी आपको 1.507 वोल्ट्स दिखा रहा है। तो यहाँ आपको डिफरेंस देखने मिल गया। ये पर्टिकुलर मल्टीमीटर ने गलत इसलिए दिखाया है अभी बिकॉज इसकी बैटरी डेड होने पे है। ये बैटरी सिंबल आ गया, यानी इसकी बैटरी लो है। सेल चेंज करने के बाद हो सकता है ये मल्टीमीटर सही दिखाए। अब आपको ये चीज कैसे पता चलेगी कि आपका मल्टीमीटर सिर्फ बैटरी खराब होने के बाद भी दूसरी डाल के सही होगा क्या नहीं? तो आपके मल्टीमीटर के साथ में जो आपको बॉक्स मिलता है उस बॉक्स के ऊपर में आपको हमेशा आपके कैलिब्रेशन का टाइम पीरियड लिख करके दिया जाता है, ठीक है, कि कितना टाइम पीरियड तक आपका मल्टीमीटर ओके रहेगा, वो जरूर देखना। उसका सर्टिफिकेशन आपको उसके साथ मिलता है। तो आपने सबसे पहला मोड देखा डीसी वोल्टेज, जो हमारे सेंसर्स को चेक करने, हमारे बोर्ड के ऊपर वोल्टेज चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में जो अगला मोड हमें बहुत काम में आता है वो अगला मोड है हमारा रेजिस्टेंस का। बिकॉज रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं आपके वायर्स के अंदर में जब रेजिस्टेंस आती है चेक करने के लिए। अगर आपके बोर्ड पे रेजिस्टेंस है तो उसको चेक करने रेजिस्टेंस यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने एक 1.6 किलो ओम का रेजिस्टर लेके रखा हुआ है। ये 1.6 किलो ओम का रेजिस्टर हम हर पर्टिकुलर मल्टीमीटर से चेक करके देखेंगे। तो ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड, यहाँ पर 1.6 किलो ओम्स का रेजिस्टर है, 2K पे मैंने अपने मल्टीमीटर को सेट किया एंड देन मैं चेक करता हूँ इसकी रेजिस्टेंस कितनी आती है। ओके, तो आप देख सकते हैं 1.788 पे आके ये रुकता है, और इसने रुकना चाहिए। ओके, बट आप देख सकते हो इसको रुकने के लिए काफी टाइम लग रहा है। एक्यूरेट वोल्टेज पे 788 पर रुक गया, देन मैंने प्रोब हटा दिया।
इस मल्टीमीटर में जब मैं चेक करूं तो मैंने रेजिस्टेंस को रख दिया 2K पे। यहां मुझे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओम्स पे रख के मेरा काम हो जाएगा। ऑटो रेंज का यही फायदा होता है। यहां पर मैं चेक करता हूं तो ये मुझे देता है इमीडिएटली 1.792 और कोई प्लस उसमें फ्लक्चुएशन भी नहीं देखने के लिए मिल रहा। इसमें चेक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है रेजिस्टेंस आपको 1.792। अगेन कोई फ्लक्चुएशन नहीं, वैल्यू भी जल्दी दिखती है। कंपेयर टू दिस सिर्फ टाइम ज्यादा लगता है। जैसे आपके मल्टीमीटर का प्राइस बढ़ते जाता है, आपका टाइमिंग जो वो लेगा उसको चेक करने के लिए ये बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड है जो हमारे मल्टीमीटर में होना चाहिए। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस की रेंज कितनी होनी चाहिए। अब ये आप देख सकते हैं इसमें 2M मतलब 2 मेगा के ऊपर की रेंज नहीं है, इसमें 20 मेगा की लास्ट है। ये मल्टीमीटर के अंदर में 600 मेगा लास्ट होगा। ये 20 मेगा है, इसके अंदर में अगर मैं रेंज सेलेक्ट करूं, इसमें भी रेंज सेलेक्ट की जा सकती है। आपको मिनिमम आपके मल्टीमीटर में 620 मेगा ओम्स चाहिए, 20M होना चाहिए। ये सिर्फ व्हीकल पे काम करने के हिसाब से ठीक है, बट अगर आप बोर्ड पे काम कर रहे हो तो आपको ये नहीं चलेगा, आपको ये यूज करना होगा। तो गाड़ी पे काम करने के लिए ये ठीक है, रेजिस्टेंस सही है, इसकी वोल्टेज की रेंज सही है, बट टेबल पे काम करने के लिए ये वाला मल्टीमीटर चाहिए, क्योंकि हमारे बोर्ड के ऊपर में सर्टेन टाइम्स पर 1 मेगा ओम, 10 मेगा ओम्स, 5 मेगा ओम्स का भी रेजिस्टर जो है आता है, उसको हम चेक नहीं कर पाएंगे इस मल्टीमीटर से बिल्कुल भी। देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मोड की, जो है हमारा कंटिन्यूटी मोड। यहां मैंने कंटिन्यूटी मोड में सेट कर दिया अपने मल्टीमीटर को, इसको भी मैं सेट कर देता हूं कंटिन्यूटी में। अब यहाँ पे ओम्स है, इसका मतलब ये कंटिन्यूटी मोड में है। अगर मैं सेलेक्ट का बटन दबाता हूं तो ये डायोड मोड में चला जाता है, वापस सेलेक्ट दबाऊंगा ओम्स में आ जाता है। इस तरह से आप रेंज चेंज करते हो। अब कंटिन्यूटी मोड में आपको चेक करना जरूरी है कि आपका मल्टीमीटर की बीप साउंड कितनी लाउड है। तो जैसा आपने सुना, इसमें बिल्कुल डिम थी, इसमें थोड़ी ज्यादा थी और इसमें काफी ज्यादा साउंड आपको आ रही है। अब ये साउंड इसलिए क्योंकि कंटिन्यूटी जब आप चेक कर रहे हो तब एक प्रोब ये कोने पर और ये प्रोब ये कोने पे होगा, मल्टीमीटर आपका किसी और जगह होगा। आपको सुनाई देना चाहिए कि आपको बीप साउंड आ रही है या नहीं आ रही है, बिकॉज वैल्यू आप हमेशा नहीं देख पाओगे गाड़ी में जब आप चेक कर रहे होगे। बोर्ड पे भी जब हम काम करते हैं तो ये बीप साउंड काफी हेल्प करती है। जब ये साउंड लाउड होती है तो हमें क्लियर पता चल जाता है, हाँ हमारा मल्टीमीटर ही जो है ये कंटिन्यूटी बता रहा है। तो ये साउंड मैटर करता है। ओके, जरूरी नहीं है आपको इसी को लेना साउंड ज्यादा के लिए। ये स्पेसिफिक मल्टीमीटर में भी लाउड नॉइस आता है, ये यूज करते करते ओवर टाइम जो है अभी इसका डिम हो गया है अंदर का बजर, बट इसका भी काफी लाउड रहता है, सफिशिएंट होता है काम करते वक्त में हमारे लिए। तो ये फीचर जरूर देखिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें काम आती है वो है हमारा डायोड मोड। अब डायोड मोड आपको ज्यादा करके आपके बोर्ड पे ही काम आता है, डायोड्स टेस्ट करने के लिए। गाड़ी पे बहुत कम जगह काम आता है डायोड मोड के लिए। अब आप देखोगे यहाँ डायोड मोड अलग से है, इसमें कॉमन है कंटिन्यूटी डायोड, इसमें भी कॉमन है, बट इसमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप ओम्स में हो, अभी कंटिन्यूटी पे हो, सेलेक्ट का बटन दबाया, ये डायोड में चले गए, वोल्ट्स पे आ गया। अब डीसी वोल्ट्स अब ये बताएगा। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ओके, ये बैकलाइट ऑन की, सेलेक्ट किया, डायोड मोड में मैं आ गया हूँ स्पेसिफिकली। अब मैं एक डायोड जब टेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे डायोड के ऊपर में जो है प्लस से माइनस में मुझे रीडिंग आनी चाहिए, माइनस से प्लस में मुझे रीडिंग्स नहीं आनी चाहिए। ये डायोड्स चेक करने के लिए जो है मैं ये पर्टिकुलर मोड को यूज करता हूँ। अब इस मोड को स्पेसिफिकली क्यों बताया, बिकॉज अक्सर टेक्नीशियन को मैंने देखा है वो देखते हैं कि इसको कंटिन्यूटी पे चेक करो, कंटिन्यूटी पे चेक करो। ओके, तो दोस्तों देखिए, एक चीज आप लोगों के साथ मैं क्लियर करना चाहूंगा। मैं जानता हूँ कि अभी काफी सारी डिटेल्स आप देखे हो, मैंने रेजिस्टेंस चेक करके बताया, आपको डायोड दिखाया, डायोड ऐसे चेक काम करता है। अभी आगे मैं आपको कैपेसिटर दिखाऊंगा। अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है या आपको लग रहा है कि सर काफ़ी सारी चीज़ों की ऐसी बातें कर रहे हैं जो मुझे नहीं समझ आ रही है, और अगर आप चाहते हो कि आपको उस चीज़ की नॉलेज हो पूरी, तो आप बेफिक्र होकर के डिस्क्रिप्शन की लिंक में जा सकते हैं। वहां पर आपको स्कैनकार्स के एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी। स्कैनकार्स ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि आप अपने घर पे बैठकर अपने कंफर्टेबल टाइम पर, अपने कंफर्टेबल प्लेस पर रह करके सही नॉलेज, सही ट्रेनिंग आप गेन कर सको और उस ट्रेनिंग को आप जितने बार चाहे उतनी बार ले सको। ये सुविधा आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है। और उसके साथ ही साथ, ट्रेनिंग के साथ ही साथ, काम करते वक्त भी जो जो रिसोर्सेज आपको जरूरी होते हैं वो सारे रिसोर्सेज भी वहीं पर ही है, जैसे वायरिंग डायग्राम्स, ECM पिन आउट्स, IC डेटा शीट्स, फ्यूजन रिले डायग्राम्स,
ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसी एप्लीकेशन पे आपको अवेलेबल है, ईसीएम पिन आउट भी उसी पे अवेलेबल है। तो आपका ट्रेनिंग प्लस वर्क रिसोर्सेज दोनों एक ही जगह मिल जाते हैं। तो ये पूरी नॉलेज जानने के लिए, इन सारी चीज़ों को चेक करने, इन मल्टीमीटर को पूरी तरह से इस्तेमाल करने की, आप वहाँ जा सकते हैं। यहाँ मैं आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कौन सा मल्टीमीटर लेना चाहिए और कौन सा बढ़िया होता है काम करते वक्त। तो चलिए अब नेक्स्ट मोड पे आ जाते हैं, जो हमारे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे काम करने वाले टेक्नीशियंस के लिए जरूरी है। अगर आप एक ऑटो इलेक्ट्रिशियन है तो आपके लिए ये मोड जरूरी नहीं है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा हमने कौन से मोड्स की बात की, और भी मल्टीमीटर के बारे में कुछ डिटेल्स जो देखना जरूरी होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आगे तक बने रहना। सो नेक्स्ट मोड जो है हमारा, वो नेक्स्ट मोड है हमारा कैपेसिटेंस, जो इस मल्टीमीटर में है ही नहीं, तो इसको बंद कर देते हैं। इसमें है रेजिस्टेंस के पास, यहाँ कैपेसिटेंस है, यहाँ एफ लिखा हुआ है, ये फैरेड्स है यानी ये कैपेसिटेंस है, यहाँ पर कैपेसिटर का सिंबल है, ये कैपेसिटेंस है। ये ओम्स में है फिलहाल, सेलेक्ट का बटन दबाया, कैपेसिटेंस में आ गए। पहले इस मल्टीमीटर से चेक करेंगे, फिर इससे। अब कैपेसिटर पे आपके कैपेसिटेंस और वोल्टेज लिखा होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटेंस है 1800 माइक्रोफैरेड है। सो 1800 माइक्रोफैरेड है, प्लस को प्लस की तरफ, माइनस को माइनस की तरफ रखते हैं। जब मैं प्रोब लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर 1800 या 1.8 दिखना चाहिए फैरेड्स के अंदर, फैरेड्स की यूनिट के अंदर में। ओके, एक मिनट दीजिए, इसकी मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख सको। देखिए, तो यहां 1.654 रीडिंग आ गई है, जो कि कम है, बट उसके अंदर उतना ही स्टोरेज कैपेसिटी अभी बचा हुआ है। बाकी लीक हो गया होगा या स्पेस कम हो गया होगा, तो ये जितना होना चाहिए उतना नहीं है। ये मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अब डिफरेंस देखना दोनों में क्या है। देखिए 1659, इसने तुरंत बता लिया, इसने थोड़ा टाइम लिया। बस प्राइस डिफरेंस में यही फर्क होता है, टाइमिंग का। ओके, एक्यूरेसी बढ़िया है, एक्यूरेसी बढ़िया है, इसमें मोड ही नहीं है। तो एक ईसीयू रिपेयर टेक्नीशियन को ये मल्टीमीटर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप लोगों को यहां से स्टार्ट करनी चाहिए, अपनी शुरुआत करनी चाहिए। यहां से आप स्टार्ट करो, इससे हायर साइड पे जाओ। बट अगर आप ऑटो इलेक्ट्रिशियन हो तो आप ये आराम से ले लो, बिकॉज आपको जो नीड्स है, आपकी जो जरूरतें हैं एज एन ऑटो इलेक्ट्रिशियन, सेंसर्स के वोल्टेजेस चेक करना, वायर की रेजिस्टेंस चेक करना, वायर की कंटिन्यूटी चेक करना, और एसी के या आपके अल्टरनेटर के डायोड्स चेक करना, उस चीज के लिए आपके लिए ये बहुत बढ़िया मल्टीमीटर है। ओके, तो यहाँ हमने कैपेसिटेंस भी चेक कर लिया। अब आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों पे और समराइज करते हैं हमको कि हमारे काम के हिसाब से हमें कौन सी चीज जरूरी है। तो अगर आप एक ऑटो इलेक्ट्रिशियन हो, आपको वोल्टेज डीसी, रेजिस्टेंस ओम्स, आपको कंटिन्यूटी और डायोड मोड, ये 4 जरूरी मोड्स है जो आपको चाहिए। अगर आप एक ईसीयू रिपेयर टेक्नीशियन हो, अगर आप कंट्रोल मॉड्यूल्स रिपेयर करते हो, तो आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस, वोल्टेज डीसी, कंटिन्यूटी एंड डायोड मोड, और उसी के साथ साथ में आपको कैपेसिटेंस मोड भी बहुत नेसेसरी होता है। इनके बिना आप किसी मल्टीमीटर को मत लो, आप नहीं चेक कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका बिगिनर होना चाहिए। ये एंड ऑफ द डे एक प्रेफरेंस है, कोई लेना चाहे तो ले, बिकॉज ये स्टार्टिंग प्राइस ही इनका जो है 4000 के ऊपर जाता है। ये आपके 1500 में मिल जाते हैं, ये आपके 700 के आसपास में इसका रेंज होता है। आपको जो लेना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए आप अपना मल्टीमीटर सेलेक्ट करना। ब्रांड आप कोई भी ले लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी ब्रांड ले लो, आपको जो लेना है। देन एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपने मल्टीमीटर हमेशा देखनी चाहिए, वो ये है कि क्या आपका मल्टीमीटर ट्रू आरएमएस, टीआरएमएस रेटिंग है उसकी कि नहीं। अब ये चीज आपको मल्टीमीटर की बॉडी पर कहीं भी नहीं देखने के लिए मिलेगी किसी भी। टीआरएमएस रेटिंग जो है ये इसके सिर्फ कवर पे लिखा होता है। अगर टीआरएमएस रेटिंग आपके मल्टीमीटर की नहीं है तो आपका मल्टीमीटर ओके रहने पर भी 40% का एरर दे सकता है, यानी 40% तक का आपकी वैल्यू में इनकरेक्ट वैल्यू आपका मल्टीमीटर दे सकता है, जिससे कि आपको कंफर्मेशन नहीं होगा सही है या गलत है। 40% बहुत बड़ा मार्जिन होता है हमारे काम में। हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा 5% का टॉलरेंस होता है किसी भी वर्क में। हम 35% एक्सीड कर जाएंगे अगर हमारे मल्टीमीटर टीआरएमएस रेटिंग नहीं है। और ये रेटिंग आप आसानी से अपने जो है मल्टीमीटर के कवर के ऊपर में देख सकते हो, जो आपको इस बॉक्स मिलता है इसके साथ में, उस पर देख सकते हो। वो जरूर चेक करना कंपलसरी है आपके लिए। तो टीआरएमएस रेटिंग देख लीजिए। ये चीजें आपके जो रेंजेस है, ये रेंजेस आप लोग ऑब्जर्व कीजिए, सही से सेलेक्ट कीजिए। ओके, तो मोर इंपॉर्टेंटली दोस्तों देखिए, आप जो छोटा मल्टीमीटर जो अक्सर मैंने गैराजेस में देखा है, वो तो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं। आप सोचिए इसी के अंदर में कुछ एरर्स मैंने निकाल के दिखा दिए, उसमें आप क्या काम करते रहोगे। ठीक है, उसके अंदर आपको क्या कंटिन्यूटी आती होगी, कंटिन्यूटी में भी सही वैल्यूज नहीं आएंगी।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुंचा होगा, आपको मैं मदद कर पाया रहूँगा कि आप अपने लिए एक सही टूल सेलेक्ट कर पाओगे ये वीडियो देखने के बाद में। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी मिले और वो भी सही टूल इस्तेमाल करें अपने काम के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने का। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस जो स्कैनकाज आपके लिए बनाते हैं ताकि आप लोगों को सही जानकारी पहुंच सके, वो आप तक रेगुलरली पहुंचती जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।